हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी HECP, इसके रिवीजन MCQs डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करो उदित फार्मेसी के नाम से। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड टू प्रिजर्व द डेड बॉडीज सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी। हमें बोला है कि कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व होता है बचा के रखने के लिए, किनको, डेड बॉडीज को, जो कि फिर आगे बेनिफिशियल होती है ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी के लिए। क्या होता है, जैसे आपने लैब्स वगैरह में देखा होगा, वहां पर कैडावर रखे होते हैं, या फिर एनिमल्स वगैरह के स्पेसिमेंस रखे होते हैं। तो वो स्पेसिमेंस किसी फ्लूइड में रखे होते हैं। जैसे स्पेसिमेन है तो ये किसी फ्लूइड में रखा हुआ है। तो ये कौन सा केमिकल होता है जिसके अंदर इनको प्रिजर्व करके बचा के रखा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज फॉर्मेलिन। ये जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स वगैरह की, ये फॉर्मेलिन में डाल देते हैं और ये फॉर्मेलिन क्या होता है, उनको प्रिजर्व करके रखता है ताकि अगर हमें उनके बारे में स्टडी करनी है तो हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर्मेलिन। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। हमें बोला है कि 4 वैक्सीन दिया हुआ, मीजल वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, रुबेला वैक्सीन या टेटनस टॉक्सॉइड। हमें बोला है कि इनमें से कौन सा रूटीनली हम प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं। रूटीनली के मतलब से है कि नॉर्मल कंडीशंस में हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को ये देना ही देना है, चाहे कोई बीमारी हो चाहे ना हो, नॉर्मल भी हो, बिल्कुल ठीक भी हो प्रेगनेंसी, तब भी हमें रूटीनली उसको देना ही देना है। तो मीजल्स वैक्सीन रूटीन में नहीं दिया जाता, टाइफाइड वैक्सीन रूटीन में नहीं दिया जाता, रुबेला वैक्सीन रूटीन में नहीं दिया जाता। करेक्ट आंसर है टेटनस टॉक्सॉइड। 2 टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग द 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन। 9 महीने प्रेगनेंसी के टाइम में 2 बारी टेटनस की डोज लगती है प्रेग्नेंट वुमेन को। और कैसे लगती है? रूटीन भी लगती है। ठीक है, कोई बीमारी हो ना हो, टेटनस का इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सो ये सब अगर आपको थ्योरी में कवर करना है तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्सेज वगैरह से लेके तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते क्या लिखा है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन बी फाउंड एज मोनोमर एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। हमें बोला है कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मोनोमर के फॉर्म में भी मिलता है और डाइमर की फॉर्म में भी मिलता है। तो जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ये वाई शेप्ड एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है? वाई शेप की होती है, कुछ इस प्रकार से इनकी शेप होती है। तो अगर ये अकेला है तो बोलेंगे इसको मोनोमर। अगर ये 2 है, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया हमारा क्या? डाइमर। 2 हो गए ना, डाई मतलब 2 और मर मतलब चेन, तो 2 है हमारे पास तो डाइमर हो गया। तो ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मोनोमर की फॉर्म में मिलता है और डाइमर की फॉर्म में भी मिलता है? IgG हमारा क्या है? मोनोमर है। ठीक है, IgM हमारा पेंटामर है, मतलब इसमें 5 चेन जुड़ती हैं ऐसे। IgD हमारा मोनोमर है। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए, दैट इज IgA। IgA हमारा 2 तरह का होता है, सीरम IgA जो ब्लड के सीरम में मिलता है, और दूसरा होता है हमारा सिक्रेटरी IgA। सिक्रेटरी IgA मतलब हमारा कौन सा? जो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस में मिलता है। तो ये मोनोमर भी हो सकता है, ये डाइमर भी हो सकता है। तो एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो दोनों फॉर्म में है, डाइमर भी मोनोमर भी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज IgA। IgA हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस है उनमें प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन एंड कैन क्रॉस प्लेसेंटा एज वेल। हमें बोला है कि मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है और वो कौन सा है जो कि प्लेसेंटा भी क्रॉस कर सकता है। तो बेसिकली हमारे पास होते हैं IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। ये हमारे पास क्या है? 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स है।
ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारा आईजीजी प्रेजेंट होता है, ये 75%, 75% हमारा टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन में से ये प्रेजेंट होता है, फिर हमारा 22% ये प्रेजेंट होता है, ऐसे हमारे सो ऑन करके डिक्रीज होते रहते हैं। तो आईजीजी सबसे ज्यादा मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, और साथ ही साथ इसकी एक खासियत है कि ये प्लेसेंटा भी क्रॉस करता है। क्या करता है? प्लेसेंटा भी क्रॉस करके जा सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? आईजीजी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? द फर्स्ट केस इन द कम्युनिटी विच केम इनटू द नोटिस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज नोन एज डैश। प्राइमरी केस, इंडेक्स केस, नोटिस्ड केस या नन ऑफ द अबव। हमें बोला है वो पहला केस कम्युनिटी में जो आता है, जो कि नोटिस में आता है किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, जैसे कि फॉर सपोज कहीं पे चिकन पॉक्स फैला है, या हम एक करंट एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड फैला है, ठीक है। तो कोविड फैलने का क्या है, जैसे कोविड फैला तो फर्स्ट केस जो आया कम्युनिटी में, जनरली अभी किसी को नहीं पता, कोई बाहर फॉरेन कंट्री से आया, पहला केस है, उसे कोविड है, तो वो तो हो गया जी हमारा प्राइमरी केस। क्या हो गया? प्राइमरी केस। अब वो पहला बंदा जो, ये तो चलो ठीक हो गया, जैसे मर्जी, इसने खांसी जुकाम की दवाई ली, ये हो गया ठीक, बट इसने आगे 100 जनों को इन्फेक्ट कर दिया। अब वो पहला मरीज जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा कि मुझे ऐसी तकलीफ है, और डॉक्टर टेस्ट करेगा तो उसे कोविड निकलेगा, तो पहली नोटिस में तो यही है ना, इसका तो पता ही नहीं हमें, फर्स्ट केस का तो पता ही नहीं कब आया कब नहीं आया। तो जो पहला हमारी नोटिस में आता है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स केस, और जो पहला कम्युनिटी में आता है उसे बोलते हैं प्राइमरी केस। ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पहला हेल्थ केयर प्रोवाइडर या किसी भी हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में पहला केस हमें दिखता है वो होता है इंडेक्स केस, और जो पहला असल में आया होता है वो होता है प्राइमरी केस। चाहे वही हो तो वो प्राइमरी केस बन जाएगा, लेकिन जो हमारे नोटिस में सबसे पहला आया वो कौन सा होगा? इंडेक्स केस होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज इंडेक्स केस। आगे चलते क्या लिखा है? What do we call the person who is infected but the signs of marked clinical disease is absent? क्या है, हम क्या बोलेंगे उस पर्सन को जो कि खुद इन्फेक्टेड है लेकिन जो साइंस है डिसीज के वो एब्सेंट है। एक बहुत करंट एग्जांपल ले लो, कोविड 2 तरह के पेशेंट्स दिख रहे हैं हमें। एक दिख रहे हैं सिम्टोमैटिक, जिनमें हमें लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, खांसी, बुखार, जुकाम, स्मेल चली जाती है, ठीक है, टेस्ट चला जाता है, ये सब होता है। दूसरे होते हैं एसिम्टोमैटिक। एसिम्टोमैटिक है, बीमारी है, टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव निकला, लेकिन कोई लक्षण नहीं आ रहे, ना खांसी है ना जुकाम है, बंदा अच्छा खासा है। तो एसिम्टोमैटिक वाले को हम क्या बोलते हैं? करियर्स। क्या बोलते हैं? करियर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, उसको लेके घूम रहे हैं, ठीक है। क्या है, वो इन्फेक्टेड है, वो उस चीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन जो उनके साइंस हैं डिसीज के, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, वो उनमें एब्सेंट है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? करियर बोलते हैं, कि ये उस चीज का क्या है? करियर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करियर। सोर्स नहीं है, टारगेट नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? इंडिया स्टार्टेड इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन डैश। इंडिया ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू करा था? 1940, 1950, 1960, 1970। तो भारत पूरे विश्व का, पूरे हमारे वर्ल्ड का पहला देश था, फर्स्ट कंट्री था जिसने कोई भी प्रोग्राम शुरू करा था फैमिली प्लानिंग को लेकर, ठीक है। तो अब स्लोगन निकला था कौन सा? हम दो हमारे दो, ठीक है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाना अवश्य समझा, ठीक है। तो इंडिया पहली कंट्री थी। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लागू किया, तो इंडिया है। और इंडिया ने कब किया था? 1950 में शुरू किया था, अराउंड 1951 से 52, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1950। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड जनरेशन आईयूसीडी। हमें बोला है इनमें से कौन सी तीसरी जनरेशन की आईयूसीडी है। आईयूसीडी होता है हमारे पास इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूट्रस में डालते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आईयूसीडी, ठीक है। तो इसमें से थर्ड जनरेशन पूछी है हमसे। अगर मैं बात करूं लाइपस लूप की, तो लाइपस लूप जी है फर्स्ट जनरेशन की। कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन की।
मल्टी लोड 375 और हमारी कॉपर टी 380, ये दोनों हमारी है सेकेंड जनरेशन की। कौन सी है? सेकेंड जनरेशन की। लेकिन जो मिरेना है, मिरेना को हम और क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लीवोनार्जेस्ट्रोल LNG-20 भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा 20 mg पर डे हमारा लीवोनार्जेस्ट्रोल निकालती है। लीवोनार्जेस्ट्रोल एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो मिरेना हमारी थर्ड जनरेशन की क्या है? IUCD है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? फुल फॉर्म ऑफ DMPA। हमसे पूछा है कि DMPA की फुल फॉर्म क्या है? डेक्स्ट्रोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डुअल मेडुलरी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या नन ऑफ द अबव। तो DMPA की फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, दैट इज डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये हमारा एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। ये क्या है? ये हम एज अ प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हम 3 मंथ्स में एक बार फीमेल में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो DMPA आजकल लेटेस्ट है। सो इसकी फुल फॉर्म है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, दैट इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? व्हाट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव छाया? इज इट सेंटक्रोमान, नॉरेथिड्रॉन, प्रोजेस्टिन या नन ऑफ द अबव? हमें बोला है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो कि असर दिखाता है, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव छाया में? ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिकली छाया की। तो ये नॉन स्टेरॉइडल हमारा, ये क्या है? नॉन स्टेरॉइडल, मतलब स्टेरॉइड्स नहीं निकालता, नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, इसको पहले बोला जाता था, छाया को अर्लियर बोला जाता था सहेली। ठीक है, भी पूछा जा सकता है कि सहेली का अब नाम चेंज करके क्या, तो अब है छाया। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है बेसिकली सेंटक्रोमान। क्या होता है? सेंटक्रोमान। सेंटक्रोमान भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं मिलॉक्सिफिन। क्या बोल सकते हैं? और सॉरी, और मिलॉक्सिफिन, और मिलॉक्सिफिन। ठीक है, ये भी बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर है सेंटक्रोमान, इसका क्या है? हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूल डू वी यूज टू कैलकुलेट बर्न परसेंटेज इन एडल्ट पेशेंट? अगर हमें किसी भी एडल्ट पेशेंट में बर्न की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा रूल इसमें से यूज करते हैं? रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 3 या रूल ऑफ 10? जो रूल ऑफ 5 है वो बर्न में यूज होता है, लेकिन वो पीडियाट्रिक पेशेंट में होता है। बच्चों में अगर हमें बर्न निकालना है तो हम रूल ऑफ 5 निकालेंगे, ये हो गया इनकरेक्ट। रूल ऑफ 3 हमारा यूज होता है वुमेन्स के लिए, देखने के लिए कि उनका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो कब यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर तो वो ब्रेस्ट फीडिंग है तो 3 मंथ्स में यूज करेगी, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है तो 3 वीक्स में यूज करेगी। तो ये हम उनके लिए यूज करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। रूल ऑफ 10 हम सर्जरी के लिए देखते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी होती है उनके लिए, तो ये भी नहीं है। बचा क्या है? रूल ऑफ 9। सो इट इज आवर करेक्ट आंसर। रूल ऑफ 9 हम यूज करते हैं निकालने के लिए टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न हुआ है किसी भी पेशेंट में। ठीक है, तो 99% में बॉडी के पार्ट्स डिवाइड होते हैं, वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कोई पर्सन को कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया उसका बर्न हुआ है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रूल ऑफ 9। आगे चलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। हमें पूछा है बच्चों का सबसे कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन सा है? सिंपल है, कंपाउंड है, इनकम्प्लीट है, ग्रीन स्टिक है? तो बच्चों की जो हड्डी होती है ना वो ऐसे टूटती है, वो ऐसे टूटती है, लाइक एक साइड से तो जुड़ी होगी और एक साइड से, जस्ट अ सेकेंड, एक साइड से क्या होगा? वो टूटी होगी, जैसे कि ऐसे। तो एक साइड से जुड़ी हुई है और एक साइड से टूटी है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या बोला जाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन होता है किन में? बच्चों में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ग्रीन स्टिक। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? रेबीज अफेक्ट विच सिस्टम ऑफ द बॉडी? हमें बोला है कि जो रेबीज है वो कौन सा हमारा बॉडी का सिस्टम है, उसे अफेक्ट करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम या जीआई सिस्टम? तो रेबीज बेसिकली कब होता है? जब हमें कोई इन्फेक्टेड एनिमल काट जाता है। बहुत एग्जांपल, जैसे कोई कुत्ता काट गया, कोई डॉग बाइट हो गई, कैट बाइट हो गई, तो कोई इन्फेक्टेड एनिमल काट जाए, वो अपनी नीगरी बॉडीज हमारे अंदर छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? नीगरी बॉडीज हमारे अंदर छोड़ देता है,
वो जाती है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाती है और वहां पे अटैक करती है, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट को जो इनको रेबीज हो जाता है उन्हें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। उन्हें पानी से बहुत ज्यादा, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, तो बहुत ही ज्यादा उन्हें पानी से डर लगता है। तो रेबीज ऐसी बीमारी है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? विच डाई इज यूज्ड एज काउंटर स्टेन इन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। हमें बोला है कि कौन सी डाई हम यूज करते हैं काउंटर स्टेन के लिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में हमें पता लग जाता है कि इधर जो हमारे पास है कल्चर वो ग्राम पॉजिटिव है या वो ग्राम नेगेटिव है। तो इसका शॉर्टकट हमारे पास है, शॉर्टकट इसका है कम इन एंड स्टेन। क्या है? कम इन एंड स्टेन। आप ऐसे याद रख सकते हो। सी से होता है क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट हम फर्स्ट स्टेप में डालते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न डालेंगे जो कि हमारा आयोडीन होता है, उसके बाद हम डालते हैं एल्कोहल, ठीक है, और फिर हम डालते हैं सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन को हम यूज करते हैं एज काउंटर स्टेन, जो कि उसको कलर देता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन लास्ट स्टेप में डालते हैं और वो हम यूज करते हैं एज अ काउंटर स्टेन। अगर आपसे पूछे मॉर्डेंट की तरह कौन यूज करते हैं, तो मॉर्डेंट की तरह हम आयोडीन को यूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सैफ्रेनिन। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? मम्प्स इज ऑल्सो नोन एज डैश। हमें बोला कि मम्प्स को क्या बोला जाता है? इज इट रूबियोला, जर्मन मीजल्स, रूबुला या रूबेला, ठीक है। रूबेला तो बोला नहीं जाता क्योंकि रूबेला को बोला जाता है जर्मन मीजल्स, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। बचा का रूबियोला। रूबियोला बोला जाता है बेसिकली, रूबियोला बोला जाता है बेसिकली किसको? मीजल्स को, ठीक है। और रूब्यूला बोला जाता है मम्प्स को, ठीक है। मम्प्स बेसिकली क्या होती है? स्वेलिंग होती है पैरोटिड ग्लैंड की, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड है एक तरह की, मुंह में होती है, तो उसकी स्वेलिंग को बोला जाता है मम्प्स, और मम्प्स को ही रूबुला भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट प्लेग। कौन सी डिसीज को हम इनमें से व्हाइट प्लेग भी बोलते हैं, ठीक है। इज इट डिफ्थीरिया, इज इट ट्यूबरक्लोसिस, इज इट कोलरा या प्लेग। तो व्हाइट प्लेग का मतलब है कि जैसे जिस पर्सन को ये होता है वो पेल हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? काफी ज्यादा पेल हो जाता है, व्हाइटिश कलर का हो जाता है, ठीक है। तो तब जब टीबी फैला था तब लोगों में देखा गया था कि लोग क्या हो रहे? पेल हो रहे हैं काफी ज्यादा, तब इसको बोला गया था ट्यूबरक्लोसिस को कि ये तो एक तरह का व्हाइट प्लेग है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया नहीं है, कॉलरा नहीं है, प्लेग नहीं है, व्हाइट प्लेग बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस को। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? मोस्ट डेंजरस सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस। हमें बोला सबसे डेंजरस सीरोटाइप डेंगू वायरस का कौन सा है। तो डेंगू वायरस क्या कॉज करता है? डेंगी कॉज करता है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, पूछा जाता है। ब्रेक बोन फीवर भी इसी को बोलते हैं। इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, सीरोटाइप 1, सीरोटाइप 2, सीरोटाइप 3 और सीरोटाइप 4। जो सीरोटाइप 2 होता है, अगर इसको बोला जाता है हेमरेजिक सीरोटाइप। क्या बोला जाता है? हेमरेजिक सीरोटाइप। हेमरेजिक सीरोटाइप मतलब ये हेमरेज कॉज कर देता है पर्सन में, और यही बहुत ही सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये इतना फेटल नहीं होता, ये इतना फेटल नहीं होता, ये इतना फेटल नहीं होता, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ऑप्शन बी, दैट इज सीरोटाइप 2। तो जिनको सीरोटाइप 2 की इन्फेक्शन होती है उन्हें जान का खतरा होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? आइसोलेशन कम्स अंडर डैश, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी या प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो आइसोलेशन बेसिकली क्या होता है? हमारे पास 2 टर्म आती है, एक आती है हमारे पास आइसोलेशन और दूसरी हमारे पास आती है क्वारंटीन, ठीक है। ये वर्ड आपने आजकल बहुत सुना होगा। आइसोलेशन हम कब करते हैं? जब पर्सन इन्फेक्ट हो गया है, उसे बीमारी हो गई है, फिर हम उसे सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। क्वारंटीन क्या है? जो उसके कंटैक्ट में आ है लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं हुई है अभी, तो हेल्दी पर्सन को ही हम पहले प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। तो जो क्वारंटीन आ गया वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आ गया, क्योंकि अभी उसे बीमारी हुई नहीं है, आप हेल्दी इंडिविजुअल को अलग कर रहे हो, तो वो हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन में। आइसोलेशन में क्या? उसे इन्फेक्शन हो गई है, अब आप उसे अलग कर रहे हो, तो ये आ जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो याद रखना, क्वारंटीन प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है और आइसोलेशन हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। आइसोलेशन कम्स अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन।
आगे चलते हैं, क्या लिखा है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्यू फीवर, हमें बोला क्यू फीवर कौन करता है, तो ब्रॉडेटेला पर्ट्यूसिस हमारा वूपिंग कफ करता है, ठीक है, पर्ट्यूसिस बोलते हैं जिसको, तो ये हो गया इनकरेक्ट। यर्सीनिया पेस्टिस हमारा प्लेग करता है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म हमारा फूड पॉइजनिंग करता है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। कॉक्सिला बर्नेटी हमारा क्या कॉज करता है, क्यू फीवर कॉज करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते क्या लिखा है, रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश, हमें बोला है रेड क्रॉस डे कौन से दिन मनाया जाता है, तो दिसंबर 1 को हमारा एड्स डे होता है, कौन सा होता है, एड्स डे, ठीक है। अप्रैल 7 को हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, क्योंकि WHO भी इसी दिन बना था, तो इसको बोला जाता है हेल्थ डे, ठीक है। मई 12 को वैसे हमारा नर्सेस डे होता है, बट रेड क्रॉस डे हमारा मई 8 को होता है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन में गलत है, मई 8 को करेक्ट आंसर है। रेड क्रॉस डे हमारा हर साल 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है, सो करेक्ट इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन विच बिन, कौन से बिन में हम नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को डालेंगे। नॉन इन्फेक्शियस को सीधा हम जनरल वेस्ट भी बोल सकते हैं, कागज वगैरह, तो ये सब हम किस में डालेंगे। येलो बिन में हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, ये सारी जो एनिमल वेस्ट होता है और हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है वो जाता है, तो ये नहीं होगा। रेड बिन में हमारा जितना भी प्लास्टिक वगैरह होता है वो जाता है। ब्लू बिन में हमारा शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, और ब्लैक बिन ऐसा है जिसमें हमारा जनरल वेस्ट जाता है या नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जाता है, तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज ब्लैक बिन। आगे चलते क्या लिखे, कॉलरा इज अ डैश वैक्सीन, हमें बोल रहा है कि कॉलरा कैसा वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड है, टॉक्सोइड है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे किल करके डाला जाता है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड में क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करके डाला जाता है, लेकिन मारा नहीं जाता, और टॉक्सॉइड में उसका टॉक्सिन डालते हैं। तो कॉलरा जो वैक्सीन है वो हमारा एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, कैसा है हमारा, इनएक्टिवेटेड, जिसमें हम विब्रियो कॉलरा को क्या इनएक्टिवेट करके उसके अंदर पेशेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो करेक्ट इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज डैश, हमें बोले पेप्टिक अल्सर का सबसे कॉमन रीजन क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्ट्रेप्टोकोकस या क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। तो पेप्टिक अल्सर क्या है, जब भी हमारे जैसे ये स्टमक है, जैसे कि ये हमारा स्टमक है, तो इसके यहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग है, जब म्यूकस की लाइनिंग हट जाए किसी भी कारण से, तो HCl डायरेक्ट इस पर एक्ट करेगा लेयर पे, और क्या करेगा, अल्सर्स कॉज करेगा। पेप्टिक अल्सर 2 तरह के होते हैं, वैसे 3 तरह के भी हो सकते हैं। एक मेजर जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर जो पेट में होते हैं, और ड्यूडेनल अल्सर जो कि ड्यूडेनम में होते हैं, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर का मेन कॉज सबसे ज्यादा कॉमन होता है, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कौन सा होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और हम इसके लिए इसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, कौन सा, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, करेक्ट है ऑप्शन 2, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आगे चलते क्या लिखा है, इन विच स्टेज ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर ऑल फैक्टरी और विजुअल हेलुसिनेशन अकर, हमें बोला है कि टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, यानी कि जिनको पहले बोला जाता था ग्रैंड माल सीजर्स, ठीक है, तो सीजर्स क्या है, अबनॉर्मल एक्टिविटी, दौरे पड़ रहे हैं अगर सिंपली बोले किसी को, तो ऑल फैक्टरी मतलब स्मेल आएगी, और विजुअल मतलब दिखेगा, हेलुसिनेशन जो चीज वहां पे नहीं है वो चीज दिखेगी या उसकी स्मेल आएगी। तो ये कौन से फेस में होता है, ऑरा फेस, टोनिक फेस, क्लोनिक फेस या पोस्ट इक्टल फेस। सो बेसिकली बात करें ग्रैंड माल सीजर्स की, तो इसके 4 फेस होते हैं, ये चारों बिल्कुल सीक्वेंस में नाम दिए हुए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फेस होता है ऑरा फेस, इसमें हमें देखने को मिलते हैं क्या, ऑल फैक्टरी और विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब किसी को अगर टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आने वाले हैं तो सबसे पहले उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो वहां होंगी नहीं, है ऐसी चीजों की स्मेल आएगी जो वहां होंगी नहीं। उसके बाद आएगा टॉनिक फेस, मतलब बॉडी स्टिफ हो जाएगी, जॉ लॉक हो जाएगा, ठीक है, जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाता है इसमें पेशेंट, तो ये नहीं है। क्लोनिक फेस की बात करें, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल की बॉडी हिलने लग जाएगी, ये भी नहीं है। पोस्ट इक्टल फेस में वो दोबारा से कॉन्शियसनेस गेन कर लेगा, उसके बाद सो जाएगा, तो वो पोस्ट इक्टल फेस है, ये भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ऑल फैक्टरी और विजुअल हेलुसिनेशन कब आती है, तो करेक्ट है ऑरा फेस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच डिसीज इज नॉन एज अ पिंक पफर, कौन सी डिसीज को हम पिंक पफर भी बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा या सीओपीडी। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज।
तो सीओपीडी है जो, उसमें दो होते हैं, एक होता है एम्फाइसीमा और दूसरा आता है हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये हमारे पास दो बीमारियां आती हैं। तो जो एम्फाइसीमा है उसे बोला जाता है पिंक पफर। क्या बोला जाता है? पिंक पफर। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसे बोला जाता है ब्लू ब्लॉटर। क्या बोला जाता है? ब्लू ब्लॉटर। तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा को बोला जाता है पिंक पफर। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।